विश्व के भूगोल में हम लोग प्लेट विवर्तन के सिद्धांत, प्लेट विवर्तन के सिद्धांत का अध्ययन कर रहे हैं। और इसका अप्रोच सिनॉप्सिस जो हम लोगों ने देखा था, हमने देखा था कि हमें इस टॉपिक के अंतर्गत क्या क्या पढ़ना है। तो इसमें सबसे पहले हम लोगों ने परिचय देखा था। परिचय के अंतर्गत भी सबसे पहले हम लोगों ने प्लेट क्या है, प्लेट क्या है, उसके बाद विवर्तन की क्या है, विवर्तन की क्या है, ये सारे टॉपिक्स देखे थे। इसके बाद हमने देखा था प्लेटों के प्रकार व वितरण, प्लेटों के प्रकार व वितरण, ये चीज़ हो गया था हमारा। इसके अंतर्गत जो हम लोगों ने पढ़ा था वो संरचना के आधार पर प्लेट, संरचना के आधार पर प्लेट के प्रकार, और फिर दूसरा जो हमने पढ़ा था वो आकार के आधार पर, आकार के आधार पर। इसके बाद परिचय में हमें पढ़ना था प्लेट विवर्तन की सिद्धांत का इतिहास, प्लेट विवर्तन की सिद्धांत का इतिहास। तो हमारी इतनी टॉपिक्स जो हैं, ये प्लेट क्या है परिचय के अंतर्गत, और विवर्तन की क्या है ये हो गया है, प्लेट के प्रकार व वितरण हो गया है ये संरचना के आधार पे और आकार के आधार पे। और आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो ये है प्लेट विवर्तन की सिद्धांत का इतिहास। इसके बाद हमें प्लेटों की गतिशीलता पढ़नी है, प्लेटों की गतिशीलता के प्रकार, और उसके बाद आलोचना। ये हम लोगों ने अप्रोच सिनॉप्सिस में जब प्लेट विवर्तन के सिद्धांत हम लोग शुरू कर रहे थे, इसका पहला जो वीडियो था उसमें देख लिया है कि हमें क्या क्या पढ़ना है। आज के वीडियो में हम ये देखेंगे प्लेट विवर्तन के सिद्धांत का इतिहास। अगर हम लोग प्लेट विवर्तन की सिद्धांत के इतिहास की बात करें तो प्लेट विवर्तन की सिद्धांत के जो प्रतिपादक हैं इसका श्रेय जाता है हैरी हेस को। हम लोग प्लेट विवर्तन की सिद्धांत को इंग्लिश में कहते हैं प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। तो इसको हम लोग शॉर्ट में लिखेंगे PTT, तो आप समझ जाइएगा कि हम लोग प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी की बात कर रहे हैं। तो हम क्या बात कर रहे थे, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के इतिहास के बारे में। अगर इसके इतिहास की बात करें तो सबसे पहले जो इसका प्रतिपादन है प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी का, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी का प्रतिपादन का श्रेय जो जाता है वो जाता है हैरी हेस को। हैरी हेस महोदय को प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के सिद्धांत के प्रतिपादन का श्रेय जाता है। लेकिन इसमें जो है प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी का जो सिद्धांत है ये कई सिद्धांतों का मिश्रण है। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी जो सिद्धांत है ये कई सिद्धांतों का मिश्रण देखने को मिलता है। ये जो सिद्धांत है प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी जो हैरी हेस ने दिया था, ये स्वतंत्र रूप से अकेला सिद्धांत नहीं, जिसमें अगर इसमें बात करें तो सागर नीतल प्रसरण सिद्धांत एक होता है, इसकी बात करेंगे अभी हम लोग। सागर नीतल प्रसरण सिद्धांत एक तो ये सम्मिलित है इसमें, और ये जो सिद्धांत है ये हैरी हेस का ही है, ये हैरी हेस का है। इसके बाद इसमें जो शामिल है एक और सिद्धांत, उसको कहते हैं महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत।
ये 2 हो गया। ये जो है ये वेगनर का है, वेगनर द्वारा दिया गया ये सिद्धांत है। 2 सिद्धांत तो इस तरह से इसमें सम्मिलित हैं। जो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी है, इसका प्रतिपादन का श्रेय तो हैरी हैस को जाता है, लेकिन ये जो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी है, ये कई सिद्धांतों का मिश्रण है, जैसे सागर नीतल प्रसरण सिद्धांत, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। इसके अलावा अगर हम लोग बात कर लें तो महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के अलावा चट्टानों की विशेषताएं भी इसमें शामिल हैं। चट्टानों की विशेषताओं से संबंधित सिद्धांत, चट्टानों की विशेषताएं, चट्टानों की विशेषताओं से संबंधित सिद्धांत, पृथ्वी के घूर्णन संबंधी सिद्धांत, पृथ्वी के घूर्णन, पृथ्वी के घूर्णन संबंधी सिद्धांत ये इसमें सम्मिलित है। और इसके अलावा अगर बात करें तो चुंबकत्व और तैराव का नियम, चुंबकत्व और तैराव का नियम, ये चीजें इसमें सम्मिलित हैं। 1 2 3 4 5 5 नियमों का ये मिश्रण है। 5 नियम इसमें सम्मिलित हैं प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में। हालांकि ये कहा तो जाता है कि इसका प्रतिपादन का श्रेय तो हैरी हैस को जाता है, लेकिन इसमें कई नियमों का, कई सिद्धांतों का मिश्रण है, जो कि अलग अलग सिद्धांतों के जन्मदाता या उसके प्रतिपादक अलग अलग वैज्ञानिक या भूवैज्ञानिक रहे हैं। तो इसको अगर हम लोग लिखना चाहें तो इस प्रकार से नोट डाउन भी कर सकते हैं। यद्यपि प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के सिद्धांत के, यद्यपि प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के प्रतिपादन का श्रेय, के प्रतिपादन का श्रेय हैरी हैस को दिया जाता है। हैरी हैस को दिया जाता है, लेकिन यह सिद्धांत कई सिद्धांतों का सम्मिलित परिणाम है। लेकिन यह सिद्धांत कई सिद्धांतों के सम्मिलित का परिणाम है। सम्मिलित का परिणाम है। तो हम इसको कह सकते हैं कि यद्यपि कि प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के प्रतिपादन का श्रेय हैरी हैस को तो जाता है, लेकिन यह सिद्धांत कई सिद्धांतों के सम्मिलित का, कई सिद्धांतों के मिश्रण का परिणाम होता है। जैसे सागर नीतल प्रसरण सिद्धांत की बात करें, सागर नीतल प्रसरण सिद्धांत, और दूसरा हमारा क्या था, इसमें शामिल था वेगनर का महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, इसमें सम्मिलित था तैराव का नियम,
इसके बाद इसमें सम्मिलित था पूरा चुंबकत्व का नियम, घूर्णन का नियम, आदि। तो इस प्रकार से इस चीज को हम यहाँ पे नोट डाउन कर सकते हैं कि यद्यपि कि प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के प्रतिपादन का श्रेय हैरी हैस को दिया जाता है, लेकिन यह सिद्धांत कई सिद्धांतों के सम्मिलित का परिणाम है या मिश्रण का परिणाम है, जैसे सागर नीतल प्रसरण सिद्धांत, वेगनर का महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, तैराव का नियम, पूरा चुंबकत्व का नियम और घूर्णन का नियम आदि। इन सभी नियमों का ये सम्मिलित परिणाम है। ये जो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी है ये स्वतंत्र सिद्धांत नहीं है। इसके बाद अगर हम लोग बात करें तो 1967 की अगर हम लोग बात करें तो 1967 में मैकेंजी और पार्कर महोदय ने इस प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी को क्या किया, व्यवस्थित रूप से प्रस्तुत किया। 1967 में क्या हुआ, मैकेंजी और पार्कर, मैकेंजी व पार्कर, इन दोनों ने क्या किया, इन दोनों ने प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी को व्यवस्थित स्वरूप प्रदान किया। इतनी बातें हो गई हमारी किसमें, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के इतिहास के बारे में। तो 1967 में मैकेंजी और पार्कर महोदय ने इसे व्यवस्थित स्वरूप प्रदान किया और आज उसी रूप में पढ़ा जाता है। तो हमने सबसे पहले देखा कि जो ये प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी है इसके प्रतिपादन का श्रेय हैरी हैस को दिया जाता है, लेकिन यह सिद्धांत सिर्फ एक ही अलग से स्वतंत्र सिद्धांत नहीं है, इसमें सम्मिलित है कई सिद्धांत। इसमें सम्मिलित है वेगनर का महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, इसमें सम्मिलित है सागर नीतल प्रसरण सिद्धांत, और वेगनर का महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत है ये दिया गया है वेगनर का। तो अगर इस सिद्धांत को सम्मिलित कर लिया जाए दूसरे किसी सिद्धांत में तो उसमें तो श्रेय इनका भी जाएगा, इनका भी नाम होना चाहिए वेगनर का। तो इसीलिए यहाँ पे इसको शामिल करना जरूरी था। इसमें इस तरह से शामिल करना जरूरी था कि प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के प्रतिपादन का श्रेय हैरी हैस को तो दिया जाता है जरूर, लेकिन ये कई सिद्धांतों का ये परिणाम है, कई सिद्धांतों के मिश्रण का परिणाम है। इसमें वेगनर का महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत जो है अहम भूमिका निभाता है। उसके बाद 1967 में क्या हुआ कि मैकेंजी व पार्कर महोदय ने प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी को व्यवस्थित स्वरूप प्रदान कर दिया और ये प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी एक सिद्धांत के रूप में सामने आया है। उसके बाद जो हमारा अप्रोच सिनॉप्सिस के आधार पे अगला टॉपिक होना चाहिए था वो होना चाहिए प्लेटो की गतिशीलता के कारण। तो अगला हमारा टॉपिक जो है प्लेटो की गतिशीलता के कारण। अब हम लोग बात करेंगे प्लेटो की गतिशीलता के कारण के बारे में। सबसे पहले कारण की अगर बात करें तो पृथ्वी का घूर्णन और गुरुत्व बल, जो सबसे पहला कारण है इसमें पृथ्वी का घूर्णन और गुरुत्व बल, ये है प्लेटो की गतिशीलता के कारण। प्लेटो की गतिशीलता के कारण से संबंधित प्रश्न इस प्रकार से आ सकता है कि इनमें से कौन सा कारक है जो प्लेटो की गतिशीलता के कारण में सम्मिलित है। तो इस प्रकार से हम देखेंगे, पहला प्लेटो का घूर्णन मतलब पृथ्वी का घूर्णन और गुरुत्व बल, और इसके अलावा भी जो हम लोग कारण देखेंगे वो सारी चीज़ें शामिल रहेंगी इसमें। इसकी अगर हम लोग चर्चा करें पृथ्वी का घूर्णन किस प्रकार से प्लेटो को गतिशील करता है, तो हम लोगों ने बात किया था कि जो पृथ्वी का आंतरिक स्वरूप है, अगर थोड़ा सा बात करें तो पृथ्वी के आंतरिक भागों में गहराई बढ़ने के साथ साथ तापमान में वृद्धि होती है।
ये बात हम लोग जानते हैं कि पृथ्वी के आंतरिक भागों में गहराई जैसे जैसे बढ़ती जाएगी, गहराई बढ़ती जाएगी, गहराई बढ़ती जाएगी, तो तापमान क्या होगा, वो बढ़ता जाएगा। तापमान क्या होगा, वो बढ़ता जाएगा, तापमान बढ़ता जाएगा। तो ये परिणाम होता है। तो गहराई बढ़ने के साथ साथ एक ऐसा क्षेत्र आता है जहाँ पे तापमान इतना अधिक होता है कि वहाँ की चट्टानें जो है गर्म गलित अवस्था में हो जाती हैं, पिघली हुई अवस्था में हो जाती हैं। इसको हम लोग कहते हैं दुर्बलता मंडल। इसके बारे में हम लोगों ने कई बार बात कर लिया है। इसको कहा जाता है दुर्बलता मंडल। दुर्बलता मंडल कहा जाता है। और इसी के ऊपर जो संचरित हो रहा है उसी को कहते हैं प्लेट। यहाँ पे हम लोग इसको प्लेट लिख सकते हैं। इसी के ऊपर दुर्बलता मंडल के ऊपर जो अवस्थित है उसी को हम लोग प्लेट कहते हैं। तो ये चूंकि ठोस अवस्था है, ऊपर वाला जो ठोस है, ऊपर वाला जो भाग है दुर्बलता मंडल के, वो क्या है, वो ठोस है और ये तरल अवस्था है। और जब दोनों के माध्यम में परिवर्तन हुआ, ये ठोस माध्यम है, ये तरल माध्यम है, जब दोनों के माध्यम में परिवर्तन हुआ तो जब पृथ्वी अगर घूर्णन कर रही है, पृथ्वी अगर घूर्णन कर रही है, तेजी से घूम रही है, अगर इसको एक एग्जाम्पल से समझें तो एक अगर थाली ले लीजिए, हम लोगों ने वही बात किया था अभी इसके बारे में, इस एग्जाम्पल के बारे में हम लोग बात किया था कि इसमें थाली में क्या कर लीजिए, एक वो ले लीजिए, एक कागज़ ले लीजिए, कागज़ का टुकड़ा ले लीजिए या दफ्ती ले लीजिए, इसमें पानी डाल दीजिए थाली में और इसमें दफ्ती के टुकड़े को इस तरह से रख दीजिए और थाली को क्या करिए, तेज़ी से घुमाइए। जब थाली को तेज़ी से आप घुमाएंगे तो क्या होगा कि जब ये वाला थाली अगर इधर के घुमाएंगे, जब ऐसे घूमेगा तो ये वाला जो टुकड़ा है ये इस तरह से मूव करेगा, थोड़ा सा इस पर क्या होगा, तैरेगा। क्या करेगा, पानी पे तैरेगा, क्योंकि जो टुकड़ा है कागज़ का वो ठोस है और ये जो पानी है वो तरल है। ठोस और तरल दोनों का माध्यम चेंज हुआ तो उसमें बीच में गतिशीलता हो जाएगी, वो मूव कर जाएगा। तो इसी तरह से जो ये है, ये क्या है, ये दुर्बलता मंडल है। दुर्बलता मंडल किस में है, तरल अवस्था में है। सुघट्य अवस्था में है दुर्बलता मंडल, ये प्लास्टिक स्टेज में है। तो इस पे जो ठोस अवस्था है, ठोस अवस्था वाला जो प्लेट है वो मूव करने लगता है। जब पृथ्वी घूमती है, घूर्णन करती है पश्चिम से पूर्व की ओर, बहुत तेज़ी से घूर्णन करती है, तो उसमें प्लेट जो है उस पर तैरता है तो वो मूव करने लगता है। तो इस प्रकार से पृथ्वी का घूर्णन और गुरुत्व बल कार्य करता है इसमें। ये तो पहला कारण है पृथ्वी का घूर्णन। ठीक, हम लोग बात कर रहे हैं पहले पृथ्वी के घूर्णन के बारे में। तो पृथ्वी का घूर्णन इस प्रकार से गतिशील करता है प्लेटों को। तो इस चीज़ को अगर हम लोग लिखना चाहें तो इस प्रकार से लिख सकते हैं इस साइड में कि पृथ्वी के आंतरिक भागों में, पृथ्वी की आंतरिक भागों में गहराई बढ़ने के साथ तापमान में वृद्धि होती है। तापमान में वृद्धि होती है और 100 से 200 किलोमीटर की गहराई में चट्टानें पिघलने लगती हैं। चट्टानें पिघलने लगती हैं और गर्म गलित अवस्था में हो जाती हैं। गर्म गलित अवस्था में हो जाती हैं। ठीक, इतनी बात हो गई। चट्टानें गर्म गलित अवस्था में हो जाती हैं, उसे दुर्बलता मंडल कहते हैं। ये सारी चीज़ें हम लोगों ने देख लिया है। अब इसके बाद अगर हम लोग लिखना चाहें तो इतना तक तो हो गया, गर्म गलित अवस्था में होती हैं। इसी के ऊपर
अवस्थित ठोस चट्टानी भाग, ठोस चट्टानी भाग जिसे प्लेट कहा जाता है, कहा जाता है, जिसे प्लेट कहा जाता है। पृथ्वी के घूर्णन के कारण, पृथ्वी के घूर्णन के कारण गति करता है, गति करता है। इस चीज को हम लोगों ने समझ लिया है। तो लिखना कैसे है हमें कि पृथ्वी के आंतरिक भागों में गहराई बढ़ने के साथ तापमान में वृद्धि होती है और 100 से 200 किलोमीटर की गहराई में चट्टानें पिघलने लगती हैं और गर्म गलित अवस्था में हो जाती हैं। इसी के ऊपर अवस्थित ठोस चट्टानी भाग जिसे प्लेट कहा जाता है, पृथ्वी के घूर्णन के कारण गति करता है। इस उदाहरण को हमने देखकर इस चीज को समझ लिया है। अब अगर हम लोग बात करें इसके बारे में आगे, तो अभी हमने बात किया था पृथ्वी के घूर्णन और गुरुत्व बल के कारण। तो गुरुत्व बल किस प्रकार से प्रभावी होता है? गुरुत्व बल की बात करें अगर हम लोग यहाँ पे, तो सबसे पहले हम देखें कि त्रिज्या अगर कम रहेगी, त्रिज्या अधिक होने पर गुरुत्व का प्रभाव कम होता है। इस चीज को पहले यहाँ पे हम लोग नोट कर लेते हैं, यही काम देगा इसको समझने के लिए। त्रिज्या क्या होगी? त्रिज्या अधिक होने पर, अधिक होने पर गुरुत्व का प्रभाव कम होगा, गुरुत्व का प्रभाव कम होगा। ठीक, इस चीज को यहीं पे साइड में रख लेते हैं, ये यहीं पे काम देगा। तो क्या है कि त्रिज्या अधिक होने पर गुरुत्व का प्रभाव कम होगा। ठीक, अब बढ़ते हैं आगे। पृथ्वी के अंदर दुर्बलता मंडल पर, जो दुर्बलता मंडल है वो गर्म गलित अवस्था में है। ये सारी चीज़ें हम लोगों ने देख लिया है। इसके ऊपर ठोस चट्टानी जो भाग है उसे प्लेट कहते हैं, वो तैर रहा है। ये सारी चीज़ें हम लोगों ने देख लिया है। अब देखिए गुरुत्व बल किस प्रकार से प्रभावी है। इसको अगर हम लोग देखें तो जैसे कि ये मान लीजिए ये पृथ्वी है, ये क्या है, ये इसका ध्रुवीय क्षेत्र है और ये जो है ये विषुवत रेखीय क्षेत्र है। ये इसका ध्रुवीय क्षेत्र है और ये विषुवत रेखीय क्षेत्र है। ध्रुवीय क्षेत्र आप देखेंगे कि इसकी त्रिज्या अपेक्षाकृत कम है। ध्रुवीय क्षेत्र है जो, अगर ध्रुवीय क्षेत्र की बात करें तो इसकी त्रिज्या अपेक्षाकृत कम है। इसकी त्रिज्या क्या है? कम है। और इसकी त्रिज्या देख लीजिए आप कि इसकी त्रिज्या देख लीजिए इतना बड़ा है। इसकी त्रिज्या क्या है? त्रिज्या इसकी अपेक्षाकृत अधिक है। तो ये तो हो गई इसकी त्रिज्या के बारे में। अब समझिएगा कैसे ये प्रभावी होता है गुरुत्व बल। जो ध्रुवीय क्षेत्र है यहाँ की त्रिज्या क्या है? कम है। हमने यहाँ क्या कहा कि त्रिज्या अधिक होने पर गुरुत्व बल का प्रभाव कम होगा। क्या कहा हमने? त्रिज्या अगर अधिक है, ठीक, त्रिज्या अधिक है तो गुरुत्व का बल कम होगा, और त्रिज्या अगर कम रहेगी तो गुरुत्व का बल अधिक होगा। तो यहाँ पे त्रिज्या क्या है? कम है। त्रिज्या कम है तो इसका परिणाम क्या होगा कि गुरुत्व बल का प्रभाव, गुरुत्व बल का प्रभाव क्या होगा? वो अधिक हो जाएगा। अब यहाँ पे त्रिज्या अधिक है
त्रिज्या क्या है, अधिक है, तो गुरुत्व बल का प्रभाव क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। त्रिज्या अधिक है तो इसका परिणाम क्या होगा, इसका परिणाम होगा कि गुरुत्व बल का प्रभाव कम हो जाएगा। इस प्रकार से ये हो गया। इतनी बातें हमारी कंप्लीट हुई। अब इससे क्या संबंधित है, ये इतनी बातें हम लोगों ने क्यों समझा, क्योंकि अधिक त्रिज्या वाले क्षेत्र में गुरुत्व का प्रभाव कम होता है। गुरुत्व का प्रभाव कम होने के कारण पकड़ मजबूत नहीं हो पाता है, अतः यहाँ गतिशीलता, जो प्लेटों में गतिशीलता होती है वो अधिक हो जाती है। ठीक, क्योंकि यहाँ पे क्या है, गुरुत्व का प्रभाव क्या है, कम है। जैसे गुरुत्व का प्रभाव कम होगा तो वहाँ पे पकड़ अब ये समझ लीजिए कि जैसे किसी चीज़ का, जैसे एक चुंबक है, दो चुंबक है, यहाँ पे एक चुंबक है, यहाँ पे एक चुंबक है, और ये चुंबक जो है कम जोर लगा पा रहा है अपना, मतलब जो इसका ताकत है, इसकी ताकत है कम लगा पा रहा है, यहाँ का चुंबक जो है अधिक ताकत लगा रहा है, तो यहाँ का जो पकड़ है वो कम हो जाएगा, कमज़ोर हो जाएगा। यहाँ का पकड़ कमज़ोर हो जाएगा तो यहाँ पे जो प्लेटें हैं वो अपेक्षाकृत, जब पृथ्वी घूर्णन तो कर ही रही है, पृथ्वी घूर्णन कर रही है, तो यहाँ पे पकड़ कम है तो तैरते तैरते मूव करेगा, यहाँ का प्लेट इस तरह से मूव करना शुरू कर देगा और मूव करके उधर ही जाएगा। किधर जाएगा, जिधर त्रिज्या अधिक है, जिधर गुरुत्व का प्रभाव क्या हो, गुरुत्व का प्रभाव अधिक पड़ेगा तो उधर ही मूव करेगा। ठीक, तो त्रिज्या क्या है, क्योंकि त्रिज्या अधिक है, अधिक त्रिज्या वाले क्षेत्र में गुरुत्व का प्रभाव कम होगा। सबसे पहले अगर इसको अगर ऐसे करें, अधिक त्रिज्या वाले क्षेत्र में अधिक त्रिज्या, इसका मतलब गुरुत्व कम, त्रिज्या अधिक तो गुरुत्व कम होगा। इसका परिणाम क्या होगा, इसका परिणाम होगा कि इस क्षेत्र में प्लेटों पर पकड़ कमजोर हो जाएगी, और जब प्लेटों पर पकड़ कमजोर होगी तो इसका परिणाम ये होगा कि प्लेट गतिशील होकर अधिक गुरुत्व वाले क्षेत्र की ओर आगे बढ़ेंगे। तो इस प्रकार से क्या होता है, प्रभावी होता है क्या, गुरुत्व बल और पृथ्वी का घूर्णन दोनों ही कारक हैं। प्लेटों की गतिशीलता के पीछे का दो कारण हम लोगों ने देख लिया। दो कारण हैं जो महत्वपूर्ण हैं प्लेटों की गतिशीलता के संदर्भ में। इस चीज़ को हमने समझा कि त्रिज्या अधिक है तो क्या होगा कि गुरुत्व बल का प्रभाव कम होगा। तो यहाँ पे देखिए कि त्रिज्या अधिक है तो गुरुत्व का प्रभाव कम है। जब गुरुत्व का प्रभाव कम है तो यहाँ पे प्लेटों पर जो पकड़ है वो कमज़ोर हो जाएगा। पकड़ कमज़ोर हो जाएगा तो प्लेट्स यहाँ से आसानी से मूव करना शुरू कर देंगी। ठीक, मूव करेंगी तो किधर जाएंगे, जिधर गुरुत्व का बल, जो गुरुत्व बल का प्रभाव अधिक है उधर की ओर मूव करेंगी, तो प्लेटें विषुवत रेखा की ओर से ध्रुवों की ओर मूव करना स्टार्ट कर देती हैं। ठीक, इतनी बातें हो गई। अब मैग्मा का संवहन तरंगों के रूप में प्रवाह भी इसका एक महत्वपूर्ण कारण है, तो इसको भी हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। दो कारण हो गए हमारे, पृथ्वी का घूर्णन और गुरुत्वाकर्षण बल, दो चीज़ें हो गई हमारी। अब हम लोग बात करेंगे मैग्मा का संवहन तरंगों के रूप में प्रवाह। तीसरा कारण है मैग्मा का संवहन तरंगों के
रूप में प्रवाह। इस चीज को हम लोगों ने एक बार हल्का सा देखा हुआ है, पिछले किसी वीडियो में इस चीज को हमने कभी न कभी देखा हुआ है, अपरिचित नहीं है, फिर भी यहाँ पे देखने का प्रयास करते हैं। देखिए, मैग्मा का संवहन तरंगों के रूप में प्रवाह। तो इसमें क्या देखना है हमें, देखिए, जैसे ये पृथ्वी का आंतरिक भाग है, ये इसी प्रकार का हम लोग एक, ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, चित्र का प्रयोग करते हैं। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे दुर्बलता मंडल है, यहाँ पे क्या है, मैग्मा है, यहाँ पर मैग्मा है। इसको हम लोगों ने भू संचलन नामक पाठ में पढ़ लिया है, इसलिए यहाँ पे इसको थोड़ा सा फ्लो में देखने का प्रयास करेंगे। यहाँ पे मैग्मा है, तो मैग्मा जो जब यहाँ से ऊपर की ओर उठेगा, और जब मैग्मा ऊपर की ओर क्यों उठेगा, इसके जो पीछे का जो कारण है, इसका कारण ये हम लोगों ने भू संचलन नामक टॉपिक में अच्छे से देख लिया है। कौन कौन से कारण उत्तरदायी होते हैं पृथ्वी के आंतरिक भागों में बल उत्पन्न करने के पीछे के कौन कौन से कारण होते हैं, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने भू संचलन नामक टॉपिक में देख लिया है। तो किसी कारणवश क्या होगा, किसी कारणवश इसलिए हम लोग कह रहे हैं क्योंकि हम लोगों ने उस कारण को पढ़ लिया है, इसलिए यहाँ पे मेंशन नहीं कर रहे हैं, बस किसी कारणवश कह रहे हैं। तो किसी कारणवश जो कि हम लोगों ने पीछे पढ़ लिया है, ये मैग्मा ऊपर उठेगा। मैग्मा क्या करेगा, ऊपर उठेगा। ऊपर जब तेज़ी से उठेगा तो क्या करेगा कि इस प्लेट को, यहाँ से प्लेट को क्या करेगा, धक्का देगा। जब प्लेट को धक्का देगा तो ये प्लेट गतिशील हो जाएगी। ठीक, एक तो इस प्रकार से प्लेट गतिशील होगी, थोड़ा सा यहाँ पर हलचल पैदा होगा, लेकिन ये मैग्मा क्या है कि लगातार ऊपर की ओर उठता रहे, और मैग्मा में इतना ताकत नहीं है कि वो फिलहाल तोड़ सकें इस क्रस्ट को, जो ये वाला भाग है, ये वाला भाग इसको तोड़ सके। ठीक, मैग्मा लगातार ऊपर की ओर उठ रहा है, मैग्मा लगातार ऊपर की ओर उठता जा रहा है। और ये मान लीजिए जैसे ये प्लेट है, ये इस तरह का प्लेट है, और मैग्मा क्या है, ये दुर्बलता मंडल है, ये मान लेते हैं दुर्बलता मंडल है। अब यहां से मैग्मा उठ रहा है। ठीक, मैग्मा उठ रहा है ऊपर की ओर, इस प्रकार से प्रवाह हो रहा है। अब इससे क्या करेगा, मैग्मा जो है इसको धक्का देते देते इसको कमज़ोर करेगा। कमज़ोर करेगा तो ये मैग्मा क्या होगा कि ये वाला जो हिस्सा है नीचे की ओर होगा, और ये वाला हिस्सा नीचे की ओर होगा, और बीच में यहाँ से टूटना शुरू होगा, ऊपर वाले हिस्से से यहाँ से टूटना। देखिए कुछ इस तरह से टूटेगा। ये ऐसे मान लीजिए, ये इस प्रकार से टूट जाएगा। यहाँ पे देखिए, ये जब इधर की ओर झुकेगा, ये वाला जब इधर की ओर नीचे की ओर झुकेगा, जब ये धक्का देगा, ये ऊपर की ओर धक्का देगा, ये ऐसे जाके इसको धक्का देता रहेगा, धक्का पे धक्का इसको देता रहेगा, तो ये इसको इस तरह से यहाँ से ठेलेगा ऊपर, बहुत तेज़ी से ठेलेगा, तो ये नीचे की ओर दबेगा। जैसे कोई लकड़ी, जैसे ये है, इसको अगर आप ऐसे तोड़ेंगे तो सबसे पहले इस वाले हिस्से से टूटना शुरू होगा, इस वाले हिस्से से। जैसे इसको ऐसे ऐसे, ये मान लीजिए ये और ये जो है मैग्मा है, इसको ऐसे धक्का दे रहा है। इसको जब धक्का देगा तो इस तरह से टूटना शुरू होगा, इस तरह से टूटना शुरू होगा। ऐसे जैसे देख लीजिए, जो लप रहा है, ऐसे फ्लेक्सिबल हो रहा है। ये देखिए, यहाँ पे टूटना फूटना, जो इसका दरार पड़ेगा पहले, उसके बाद टूटेगा। अगर कोई सूखा लकड़ी ऐसे तोड़िए धीरे धीरे, तो पहले यहाँ पे चर चर करके टूटेगा। तो इसी प्रकार से ये यहाँ पे हल्का हल्का कमज़ोर होता होता इस प्रकार से टूट के हो जाएगा। जब इस प्रकार से टूट के अलग हो जाएगा तो फिर ये गतिशील हो जाएगा। ठीक,
तो इस प्रकार से मैग्मा का संवहन तरंगों के रूप में प्रवाह भी उत्तरदायी होता है प्लेटों की गतिशीलता के कारण के रूप में। और ये जो है ये गतिशील कैसे हो जाता है, ये मान लीजिए ऐसे प्लेट हो गया, अब ये टूट गया, अब मैग्मा इस तरह से क्या, इस तरह से प्रवाहित हो रही है, ऐसे 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 गतिशील है इस प्रकार से मैग्मा। अब प्लेट कुछ समय बाद दोनों प्लेट्स एक दूसरे से पूरी तरह से अलग हो गए हैं। तो जब मैग्मा यहाँ से ऊपर की ओर बढ़ेगा, जब ऐसे ऐसे गति करेगा, मैग्मा इस तरह से गति करेगा तो इन प्लेट्स को भी मूव कराएगा। ठीक, इन प्लेट्स को भी मूव कराएगा और फिर यहाँ से क्या होगा, वो लावा निकलेगा। यहाँ से जब लावा बाहर निकलेगा, यहाँ पे जमा होगा, इधर भी जमेगा तो थोड़ा सा इस प्लेट्स को ठेलेगा, इधर से पुश करेगा। तो इस प्रकार से मैग्मा का संवहनीय तरंगों के रूप में प्रवाह भी एक कारण है प्लेटों की गतिशीलता के पीछे का। इस प्रकार से प्लेट्स गतिशील होते हैं। तो एक तो कारण ये हो गया, मैग्मा का संवहनीय तरंगों के रूप में प्रवाह। इसके बाद अगर अगला जो कारण है वो उसको हम लोग कहते हैं स्लैब खिंचाव और स्लैब तनाव। तो स्लैब खिंचाव और स्लैब तनाव और एक होता है मेंटल प्लूम। तो इन तीन चीज़ों को हमें देखना है। तीन क्या है, स्लैब खिंचाव, स्लैब खिंचाव, स्लैब दबाव, मेंटल प्लूम, मेंटल प्लूम। ये तीन चीज़ और महत्वपूर्ण है। इसके अलावा जो हमने देखा है वो पृथ्वी का घूर्णन, गुरुत्व बल, लावा का, मैग्मा का संवहनी तरंगों के रूप में प्रवाह। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 कारण हमारे हो जाएंगे। 6 कारण बहुत है। उसके बाद प्लेटों की गतिशीलता के प्रकार हम लोग फिर पढ़ेंगे। पहले इसको कंप्लीट कर लेते हैं। रह गया हमारा स्लैब खिंचाव, स्लैब दबाव और मेंटल प्लूम। पृथ्वी का घूर्णन हमने देख लिया है। क्या है कि हम लोग चाहते तो यहाँ पे ये सिर्फ इतना बात करते, पृथ्वी के मतलब प्लेटों की गतिशीलता के कारण, तो हम लोग बस इतना 6 लिख के बस याद कर लेते कि पृथ्वी का घूर्णन शामिल है, पृथ्वी का गुरुत्व बल शामिल है, मैग्मा के संवहनी तरंगों के रूप में प्रवाह शामिल है, स्लैब खिंचाव, स्लैब दबाव और मेंटल प्लूम इसमें शामिल है। इतना मतलब बात करने के बाद आगे बढ़ गए होते, लेकिन एक एक को समझना जरूरी था। थोड़ा थोड़ा हम लोगों ने इन चीज़ों को समझ लिया। तो जब हम लोग बात करेंगे कि पृथ्वी के ये जो प्लेट है, प्लेटों की गतिशीलता के पीछे का जो कारण है पृथ्वी का घूर्णन शामिल है, तो हम लोग सोचेंगे नहीं कि कैसे शामिल है, हम लोगों को पता है कैसे शामिल है। और इसके अलावा ये भी शामिल है, गुरुत्व बल भी शामिल है। तो हम सोचेंगे कि गुरुत्वाकर्षण बल, अगर नहीं समझ पाएंगे तो सोचेंगे कि प्लेट्स की गतिशीलता में ये गुरुत्वाकर्षण बल कैसे काम करता है। तो चूंकि यहाँ पे हम लोगों ने समझ लिया है कि किस प्रकार से काम करता है, तो फिर समझने में कोई, और फिर मैग्मा का संवहनी तरंगों के रूप में प्रवाह। जब मेंटल प्लूम, ये जो मेंटल प्लूम, स्लैब खिंचाव, स्लैब दबाव और स्लैब खिंचाव के बारे में अगर हम लोग बात करके सिर्फ ऐसे ही निकल जाएंगे तो हम लोग ये नहीं समझ पाएंगे कि स्लैब खिंचाव क्या है, स्लैब दबाव क्या है और मेंटल प्लूम क्या है। तो इससे बेहतर है कि हम लोग एक एक के बारे में पढ़ते हुए तब आगे बढ़ें तो बेहतर। अब हम लोग बात करते हैं स्लैब खिंचाव और स्लैब दबाव के बारे में। अगर हम लोग 2 प्लेट की बात करें, एक ओशियन प्लेट है, क्या है, एक ये ओशियन प्लेट ओपी, और एक प्लेट है कॉन्टिनेंटल प्लेट सीपी। एक महासागरीय प्लेट है और एक महाद्वीपीय प्लेट है। तो जब दोनों एक दूसरे से टक्कर करेंगे, जब दोनों प्लेट एक दूसरे से टक्कर करेंगे तो परिणाम क्या होगा। देखिए, हम लोगों ने बात कर लिया है कि ओशियन प्लेट का घनत्व अधिक होता है, और ये जो ओशियन प्लेट है इसका घनत्व अधिक होता है,
अधिक क्यों होता है? जब हम लोगों ने संरचना के आधार पर प्लेट के प्रकार देख रहे थे तो वहाँ पे हम लोगों ने देखा था ओशियन प्लेट और कॉन्टिनेंटल प्लेट। तो ओशियन प्लेट का घनत्व किस लिए अधिक होता है, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने देख लिया है। तो ओशियन प्लेट का घनत्व होता है अधिक, कॉन्टिनेंटल प्लेट का घनत्व होता है कम। तो अधिक घनत्व होता है जिसका, उस पे गुरुत्व बल अधिक काम करता है। तो जब दोनों एक दूसरे से टकराएंगी तो ओशियन प्लेट जो है, ओशियन प्लेट का क्या होगा, ओशियन प्लेट सबडक्ट हो जाएगा, सबडक्ट हो जाएगा नीचे, क्योंकि इस पर गुरुत्व बल अधिक काम करेगा। जब इस पर गुरुत्व बल अधिक काम करेगा तो ये नीचे की ओर चला जाएगा और जो कॉन्टिनेंटल प्लेट है इस पर चढ़ जाएगा, ओशियन प्लेट के ऊपर ये इस प्रकार से चढ़ जाएगा। अब क्या होगा कि चूंकि ये जो है ये पृथ्वी के केंद्र की ओर बढ़ रहा है, ये जो है पृथ्वी के केंद्र के और नज़दीक आ गया, ये वाला हिस्सा जो है ना, ये वाला हिस्सा पृथ्वी के केंद्र की ओर बढ़ रहा है। तो इसमें क्या होगा कि जो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, जो अर्थ का सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, केंद्रीय गुरुत्व बल है, इस पर अधिक काम करना शुरू कर देगा। जब अधिक काम करना शुरू कर देगा तो और तेजी से इसको खींचना शुरू कर देगा। इसी को कहते हैं इसको कहते हैं स्लैब खिंचाव, इसी को स्लैब खिंचाव कहते हैं। तो कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस वाला चीज़ नहीं है। स्लैब खिंचाव नाम से ऐसा लग रहा था जैसे आप नहीं जान रहे होंगे जिस समय, तो नाम से लगेगा कि क्या चीज़ है, ये बहुत बड़ी चीज़ हो सकती है। तो नाम जितना है उतना इसका काम नहीं है। यही है स्लैब खिंचाव। ये क्या होगा, आप कह सकते हैं कि दो प्लेट, ओशियन और कॉन्टिनेंटल प्लेट, जब एक दूसरे के नज़दीक आएंगी तो टक्कर होगा। तो जब ओशियन प्लेट क्या होगा, नीचे सबडक्ट हो जाएगा, इसके कॉन्टिनेंटल प्लेट के नीचे क्या होगा, दब जाएगा, ये धंस जाएगा, क्योंकि इसका गुरुत्व बल अधिक है। तो गुरुत्व बल अधिक होने की वजह से नीचे जब दबेगा तो ये वाला हिस्सा, चूंकि देख लीजिए यहाँ पर था, ये वाला हिस्सा यहाँ पर था, अब क्या हो गया, यहाँ पर आ गया है। यहाँ पर आने की वजह से ये पृथ्वी के केंद्रीय गुरुत्व के अधिक नज़दीक आ गया है। पृथ्वी के केंद्रीय गुरुत्व के जो ग्रेविटी ऑफ सेंट्रल है, सेंट्रल ऑफ ग्रेविटी है, उसके नज़दीक आ गया है। और नज़दीक आने की वजह से गुरुत्व बल इस पे काम करेगा और अपनी तरफ खींचना शुरू कर देगा। जब ये खींचना शुरू कर देगा तो इसी को स्लैब खिंचाव कहते हैं। और यहाँ पे जो ये वाला जो प्लेट है, ये प्लेट जो इसके ऊपर दबाव दे रहा है यहाँ पे क्या कहते हैं, स्लैब दबाव, स्लैब दबाव। जहाँ से ये प्लेट मुड़ गया है यहाँ पे स्लैब दबाव होता है और यहाँ पे स्लैब खिंचाव होता है। तो ये प्लेट की गतिशीलता के कारण ये स्लैब खिंचाव और स्लैब दबाव भी होते हैं। तो ये इस प्रकार से स्लैब खिंचाव और स्लैब दबाव होता है। ठीक, ये सारी चीज़ें लिखने की चीज़ें उतना नहीं है, क्योंकि हम लोग कह रहे हैं कि ये जो चीज़ें हैं, स्लैब खिंचाव, स्लैब दबाव, पृथ्वी का घूर्णन, गुरुत्वाबल, मेंटल प्लूम, ये सारे कारण जो है ये ऐसे ही 1 2 3 4 5 6 करके लिख लिया जाता है, लिख के आगे बढ़ा जाता है। अब चूंकि समझना है हमें तो इसलिए समझते हुए चल रहे हैं, फिर भी लिखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। इसमें लिखने के लिए कुछ लग भी नहीं रहा है, कुछ लिखने लायक चीज़ें हैं। समझ लेंगे आप तो समझ लेंगे। ठीक, अगर लिखना चाहें तो इस प्रकार से लिख सकते हैं कि जब दो प्लेट्स ओशियन और कॉन्टिनेंटल दोनों एक दूसरे से टकराएंगी तो ओशियन प्लेट जो है नीचे की ओर जाएगा, और नीचे की ओर जाने के क्रम में ओशियन प्लेट का जो नीचे की ओर गया हुआ हिस्सा है वो पृथ्वी के केंद्रीय गुरुत्व के नज़दीक पहुंच जाएगा, जिसके वजह से उस पर गुरुत्व बल का प्रभाव अधिक हो जाएगा और वो नीचे की तरफ खींचता जाएगा। उसी को कहते हैं स्लैब खिंचाव। और जहाँ पे ओशियन प्लेट के ऊपर कॉन्टिनेंटल प्लेट जिस जगह पे दबाव डाल रहा है, यहाँ पे देखिए दबाव डाल रहा है, जहाँ से मुड़ गया है ये प्लेट वहाँ पे स्लैब दबाव होगा। तो ये होता है स्लैब खिंचाव और स्लैब दबाव। अब हम लोग बात कर रहे हैं मेंटल प्लूम के बारे में। मेंटल प्लूम के बारे में अगर हम लोग बात करें यहाँ पर, तो मेंटल प्लूम क्या है, देखें, ये हम लोगों ने बात किया कि पृथ्वी के आंतरिक भागों में एक क्षेत्र है दुर्बलता मंडल, जहाँ पे चट्टानें गर्मगलित अवस्था में हैं।
तो ये चट्टान ये गर्म गलित अवस्था में जो है ये क्या है, दुर्बलता मंडल है। दुर्बलता, ये दुर्बलता मंडल है। दुर्बलता मंडल से क्या है कि लावा ऊपर की ओर उठना शुरू होगा। लावा इस तरह से ऊपर की ओर उठेगा और ये जो है ये इस प्रकार से इसको अगर तोड़ नहीं पाएगा, इसको जो ये वाला है, जो क्या है कि मेंटल वाला जो निचला भाग है, इसको अगर ये तोड़ नहीं पाएगा तो लावा इस तरह से यहीं पे जम जाएगा। ठीक, जब यहाँ से लावा उठा, यहाँ से दुर्बलता मंडल से लावा उठा है और ऊपर की ओर बढ़ा है और इस लावा में उतनी एनर्जी नहीं है, इसमें इतनी गति नहीं है कि इस मेंटल वाले भाग को तोड़ दे, तो इस तरह से फैल के इसी के नीचे जम जाएगा और इस प्रकार का एक चित्र बना देगा। ये मान लीजिए मेंटल का निचला भाग है, ये मेंटल का परत है, ये मेंटल है, यहाँ से दुर्बलता मंडल से क्या लावा उठा है और इस प्रकार से लावा उठ के ये इस प्रकार का संरचना का निर्माण कर लेगा। ठीक, इस प्रकार के संरचना का निर्माण कर लेगा इसके ऊपर, इसके नीचे, मेंटल के ठीक नीचे इस प्रकार से। ये क्या है, ये दुर्बलता मंडल है। ये दुर्बलता मंडल है, यहाँ से लावा उठा और इतना मजबूती नहीं थी इसमें, इतनी ऊर्जा नहीं थी कि ये इस हिस्से को ब्रेक कर पाए, तोड़ पाए। तो इस प्रकार से ये जम जाता है और इसी संरचना को मेंटल प्लूम कहा जाता है। मेंटल प्लूम इसी संरचना को कहा जाता है। ठीक, और इस संरचना का जो ये संपूर्ण संरचना मेंटल प्लूम है, इसका जो ये वाला हिस्सा है इसको टेल कहा जाता है, यानी पूंछ, इसको पूंछ कहते हैं। तो इस प्रकार से मेंटल प्लूम और स्लैब खिंचाव और स्लैब दबाव के बारे में भी हम लोगों ने देख लिया है। ये कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस वाली बात नहीं थी। ठीक, अब जो हमारा रह गया है अप्रोच सिनॉप्सिस के आधार पे अगर हम लोग बात करें तो अगला हमारा जो टॉपिक है वो प्लेटो की गतिशीलता के प्रकार। हाँ, अगला जो हमारा टॉपिक है प्लेटो की गतिशीलता के प्रकार। प्लेटो की गतिशीलता, प्लेटो की गतिशीलता के प्रकार। ठीक, इसमें भी हम लोग जैसे प्लेटो के मध्य एक दूसरे के सापेक्ष देखेंगे और एक दूसरे के समानांतर भी प्लेटो की गति को देखेंगे। तो यहाँ तक जो हमारे क्या था, प्लेटो की गतिशीलता के कारण में इतनी सारी बातें हमारी कंप्लीट हो जाती हैं। अब हम लोग अगली वीडियो में लेकर मिलेंगे प्लेटो की गतिशीलता के प्रकार के बारे में। तब तक के लिए धन्यवाद।